एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आपको पता है, आज लेक्चर नंबर हम 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट आपको मिल चुका होगा। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आइए बिगर किसी देरी के करते हैं स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 को। तो दोस्तों, कहां चल रहे थे हम? 1764 पे। 1764 कौन सा युद्ध था? बक्सर। बक्सर का युद्ध था, जो कि किस किस के बीच में हुआ था? हेक्टर मुनरो, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और इधर से कौन था? इधर से थे कौन? मीर कासिम। मीर कासिम। और इनके साथ में कौन था? दोनों की कंबाइंड सेनाएं लड़ रही थी। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। दूसरा कौन था? शाह आलम सेकंड, जो कि उस टाइम के कौन थे? मुगल एम्परर थे। शाह आलम सेकंड। तो क्या था? ये दोनों, इन दोनों की शक्तियां मिलके इससे लड़ रही थी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी और मीर कासिम और शाह आलम के दोनों की सेनाएं लड़ रही थी। क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और भारत पर यह फिक्स हो गया कि अब भारत पर शासन कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो ये बक्सर का युद्ध भाई, या तो आजकल आजकल के युद्ध में क्या होता है, या तो तुम मेरे को मार दो या मैं तुमको। आपने देखा होगा महाभारत में भी, इनमें भी क्या है, या तो आप हमें मार दो या हम तुम्हें मार दें, जब भी खत्म हो सकता था। पर आखिर ये बक्सर का युद्ध खत्म भी तो किसी चीज के माध्यम से हुआ होगा, कोई संधि तो रही होगी। तो ये किसके माध्यम से खत्म हुआ था? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी, तब बक्सर का युद्ध 1764 खत्म हुआ। तब बक्सर का युद्ध 1764 खत्म हुआ और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम आपको, जो मुगल एम्परर था, अभी भी वो शासन कर रहे थे, इन्होंने कहा कि हम आपको कुछ परसेंटेज देंगे, पर जो पहले दे रहे थे अब वो नहीं मिलने वाला तुमको। तुमको और लपड़ाएंगे, अभी कम लपड़ाए हो, जो मिल रहा है उसे खाओ पियो और मौज लो। अब हम पूरे तरीके से हम संभालेंगे सब कुछ। तो 1764 तक की बात हो चुकी है। अब क्या होता है कि कंपनी का, जब 1600 में आई है कोई ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1764 हो गए, मतलब कि 164 साल गुजर चुके हैं। बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है 164 साल का। तो ये, आप पहले तो क्या होता था, ये ब्रिटेन से सोना लेकर आते थे, भारत में व्यापार करते थे, सोना देके जाते थे और रॉ मटेरियल लेके जाते थे और उसको इंग्लैंड में बेचते और प्रॉफिट कमाते। पर अब क्या करा? ना वहां से सोना लाना ना कुछ, भारत का पैसा, भारत का माल, भारत को ही लपेटा और कर गए काम। तो भाई, जब ये आपका 164 साल गुजर चुके हैं, अब क्या हुआ? जो ब्रिटेन के महाराज थे, उनको लगने लगा कि भाई अब ये जो लोग हैं ये काफी हदें पार कर रहे हैं। क्या हुआ कि ये यहां से जाते और जब पैसा रेंज का कमा रहे थे, काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, तो ब्रिटेन में जाके इन्होंने बड़ी बड़ी जगह खरीदने लगे। तो महाराज के दिमाग में आई कि अब हमको इनको क्या करना चाहिए? रेगुलेट करना चाहिए, इनको एक नियंत्रण करना चाहिए, इनको कुछ दायरे फिक्स करने चाहिए इनके, कि अब भाई तुम इतने ही दायरे तक सीमित रहो, इससे आगे अपने कदम मत बढ़ाओ। तो इसी को लेकर जो वहां के महाराज थे, उन्होंने एक चार्टर एक्ट निकाला, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया। 1773। अब समझ में आया कि 1773 का एक्ट क्यों आया? ये यूं आया कि जो व्यापारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मुनाफा कमा लिया बहुत मोटा, और उसको जाके, जब आज हमारे पास में या आपके पास में पैसा हो जाए, तो आपके गांव वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोसी सब चर्चने लगेंगे आपके सूट बूट का स्टाइल देख के, गाड़ी देख के, भाई कहां से पैसा आ रहा। तो ऐसे ही महाराज को दिखने लगा कि जब ये यहाँ जी के ब्रिटेन में जाके जमीनें खरीद रहे थे 600 एकड़ की, कि भाई आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है। तो इन्होंने क्या करा? जो इनको मोनोपोली दे रखी थी उसको रेगुलेट करने लगे, उनको मतलब सिमेटने लगे, सुकोड़ने लगे उस चीज को। तो 1773 में एक एक्ट निकाला जिसका नाम आया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब है किसी भी चीज को एक सीमित दायरे में लेके आना, रेगुलेट करना, रोकना किसी चीज को। तो रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। तो क्या था रेगुलेटिंग एक्ट? देखो, मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊंगा, बोलूंगा सब कुछ, लिखूंगा शॉर्ट टर्म में। अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं विद
डिटेल के साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, पर आप कमेंट में बताइएगा जरूर अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो 1773 का भाई दोस्त एक्ट क्या था? तो महाराज ने क्या करा, एक एक्ट बनाया और उसमें क्या करा, सबसे पहली बात जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, शासन कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहली बार कंपनी को क्या करा, इस एक्ट के माध्यम में रेगुलेट किया, मतलब कि नियंत्रित किया, रेगुलेट नियंत्रण, कंपनी का, कंपनी पे नियंत्रण। पहला काम तो ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट, मेन काम यही था, क्या? रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा कि नाम रेगुलेटिंग मतलब कि नियंत्रण करना। दूसरा काम क्या करा कि जो गवर्नर था, जो कि गवर्नर थे भारत में अलग अलग, बंगाल का गवर्नर अलग था, मद्रास का अलग था, बॉम्बे का अलग था, तो इनको क्या करा, इनको उठा के एक गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि क्या बोला गया, बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था उस पद को क्या बोल दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। एक पद बनाया गया, क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ये एक पद बनाया गया। और जो दो और जो गवर्नर थे जो कि मद्रास और बॉम्बे के थे, उनको इसके अधीन कर दिया गया। मतलब कि ऐसा समझो कि वो व्यापार आदि तो कर सकते हैं, पर कुछ केसेस में किसकी सलाह लेंगे, किसके नीचे काम करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के। यहीं से किसकी नींव डलती है, केंद्रीयकरण की नींव डल जाती है। किसमें? भारत के संविधान के अंदर जो केंद्रीयकरण की नींव डलती है वो यहीं से डल जाती है। केंद्रीयकरण मतलब कि सेंट्रलाइजेशन होने लगता है भारत में। कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सॉरी वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तीसरा काम क्या किया गया रेगुलेटिंग एक्ट में, एक 1774 में, कितना? 1774 में एक उच्चतम न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय की नींव है ना आज, तो ये कहां से आई है? 1774 से आई है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। इस उच्चतम न्यायालय के अंदर 4 जज थे, जिनमें से एक मुख्य जज होता था और 3 उसके सहायक जज होते थे। तो जो एक मुख्य जज था उसको क्या, उसका नाम क्या था? एलिजा इप्पे, एलिजा इप्पे, एलिजा इप्पे। तो यह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आगे पढ़ते हैं 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। तो बात करते हैं पीट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही आया। कौन सा? पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स एक्ट 1784। क्या था कि पीट्स इंडिया एक्ट? तो पीट्स इंडिया एक्ट में क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अपने ही आप कानून बनाती और अपने ही आप उनको इंप्लीमेंट करती थी। तो क्या करा, जो वहां के ब्रिटेन के महाराज या पीएम थे, उन्होंने क्या करा कि अब इन दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल भारत में व्यापार करेगी, कानून बनाने का काम उसका कुछ नहीं, कानून को इंप्लीमेंट कर सकती है पर कानून बनाएगी नहीं। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटेन के जो उस टाइम पे पीएम या महाराज थे उनका नाम पिट्स था और उन्होंने ही इस एक्ट को लाए थे, इसीलिए इसका नाम पिट्स पड़ा। उन्होंने क्या करा, इस दो बॉडियां बना दी, ये ऐसे एक बना दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट, और एक बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दो चीजें बना दी मेरे भाई। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आखिर इनके काम क्या थे, क्यों इनको बनाया गया? तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट है ये क्या था, ये मेरे भाई ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर थे उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट नाम दे दिया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें एक बॉडी बनाई, ये 6 लोगों की बॉडी थी, 6 लोग इसमें आए। ये जो लोग थे ये डायरेक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते थे। इनका काम था कि भारत में नियम बनाना या कानून बनाना। इनका काम था कि भारत में ये कानून बनाए, और ये 6 के 6 लोग कहां के थे? ब्रिटेन की पार्लियामेंट को क्या करते थे? रिपोर्ट करते थे जो भी कानून बनता था।
और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट ईस्ट इंडिया कंपनी को सीमित कर दिया कि भाई तुम एक काम करो, अपना व्यापार करो और भारत की राजनीति में, राज्य व्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप मत करो, इसके लिए हम लोग हैंगे यहाँ पे। तो यहाँ जी को समेट दिया। तो यही था बस खाली ईस्ट इंडिया एक्ट, जो कि 1773 में की जो खामियां रह गई थी कुछ, उनको इंप्रूव करने के लिए ये लाया गया था 1784 में। आइए अब देखते हैं एक्ट आगे, इसके बीच में भी और भी एक्ट आएंगे पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम डायरेक्ट किस पे बात करेंगे, 1813 के एक्ट पे बात करेंगे। आइए देखते हैं 1813 का एक्ट। तो 1813 के एक्ट की तरफ चलते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, चार्टर मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चार्टर मींस एक अधिकार पत्र, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 के एक जो अधिकार पत्र आया था उसमें क्या था, तो चार्टर एक्ट जो 1813 था उसमें कंपनी का जो शासन था, अब कंपनी को क्या करने लगे, जो ब्रिटेन के भारत नियंत्रण करने लगे, तो क्या किया गया, कंपनी का जो वो था शासन था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो पहली बार कंपनी का शासन 20 वर्ष बढ़ाया गया, 20 वर्ष शासन बढ़ा दिया गया और कहा गया कि भाई तुम अब बस दो ही चीजों से व्यापार करो भारत के साथ, क्या, चाय और चीनी। चाय और चीनी के साथ व्यापार करो, बाकी चीजें तुम सब समाप्त करो, खत्म करो, हम हैं, हम करेंगे जो करेंगे। कौन, भारत के सम्राट, सॉरी भारत के नहीं, ब्रिटेन के सम्राट, वो सीधा डायरेक्ट अब पावर अपने हाथों में लेते जा रहे थे। मतलब कि केंद्रीयकरण का काम यहां से चल रहा था 1773 से ही, पर अब क्या था, वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो एक काम, पहला काम तो ये हो गया, कंपनी को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। दूसरा काम क्या था, कंपनी का ऑलमोस्ट शासन खत्म कर चुके थे, बस दो चीजों को छोड़ के, किसको, चाय और चीनी को छोड़ के, चाय और चीनी को छोड़ के सारा व्यापार खत्म, बाकी सब ब्रिटेन संभाल रहा था। आगे जो तीसरी बात आई, तीसरी बात क्या आई, आज के टाइम में हम और तुम अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट में यह बात कही गई थी कि जो कि भारत का बजट बनाया था वो कितने का था, 49 लाख का था। कितने का था, 49 लाख। इसमें से भारत की वेस्टर्न शिक्षा के लिए कितना रुपया देना है, 1 लाख, 1 लाख रुपया की बात कही थी शिक्षा के लिए। कौन से एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में। ये फैक्ट सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछ लेता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि 1 लाख रुपए की बात शिक्षा के लिए कौन से एक्ट में कही गई थी, तो किस में कही गई थी, 1813 के चार्टर एक्ट में कही गई थी। चौथा काम जो था 1813 के चार्टर एक्ट का, वो क्या था कि जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय लोग थे उनको इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सिविल सेवा में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सिविल सेवा में जाने का मौका दिया। सिविल सेवा के अंदर, सिविल सेवा में जाने का मौका मिला। लेकिन जो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट में एक बॉडी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसने क्या करा, इसका विरोध करा और बोले कि ये लोग जो इंडियन लोग हैं ये ब्रिटेन की बॉडी में नहीं घुसने चाहिए, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इन लोगों को नहीं आना चाहिए, इनकी सिविल सेवा की हमें जरूरत नहीं है। ये किसने कहा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने कहा, इन्होंने इसका विरोध करा था। तो ये था खाली 1813 का चार्टर एक्ट। अब चलते हैं 1833 के एक्ट की तरफ। तो आइए चलते हैं 1833 के एक्ट की तरफ। क्या था 1833 का चार्टर एक्ट, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट, इसमें भी कुछ बातें की गई थी। भाई वो बातें क्या थी, आइए उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो थी वो क्या थी, कंपनी का शासन, कंपनी का शासन बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त। अब भारत में कंपनी कोई शासन नहीं करेगी, कंपनी का कोई अधिकार नहीं था, सारे अधिकार कंपनी से छीन लिए गए, सीधा ब्रिटेन के सम्राट का भारत पर शासन होगा। सबसे पहला पॉइंट यह था कि कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्या था कि जो 1833 का एक्ट था, जो केंद्रीयकरण चल रहा था, वो अपने चरम पे था। वो कैसे, क्योंकि 1833 के एक्ट में पहली बार जो बंगाल का गवर्नर जनरल, क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल,
बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था उसको किसने बदल दिया, उसको कर दिया भारत का गवर्नर जनरल। यह पद बना दिया गया। क्या जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो एक चीज नहीं दिख रही आपको, जो पहले अलग अलग चीजें थी, बॉम्बे, मद्रास, पहले इनको ले जाया गया इसके नीचे। अब क्या कर दिया गया कि भाई पूरा भारत के लिए एक आदमी होगा। कौन? भारत का गवर्नर जनरल, जो कि कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का कौन था? पहला गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, फैक्ट है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो यहां से भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और केंद्रीयकरण की जो चरम था वो कहां था? इसी 1833 के एक्ट में था। ठीक है। और इसमें तीसरी बात, दासों के ऊपर बहुत काम किया गया था। जो दास थे, दासों को मतलब उभारा दिया गया, मतलब कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसमें कह सकते हैं दास प्रथा का समापन किस एक्ट के तहत हुआ? 1833 के एक्ट के तहत हुआ था। तो 1853 के चार्टर एक्ट को देखते हैं, क्या था 1853 का चार्टर एक्ट। तो पहले जो मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, जो दो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो दो बॉडी थी हमारी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये सीधा ब्रिटेन की पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता था। तो इसका काम क्या था? लेजिस्लेटिव पावर्स बनाना, मतलब कि कानून बनाना। तो ये जो लेजिस्लेटिव पावर जो लोग बना रहे थे, इनको ही पहली बार क्या बोला गया? यहीं से ही भारत की पार्लियामेंट का जन्म होने लगता है। यहीं से, इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कानून बना रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग थे। कितने लोग बताए थे? 6 लोग बताए थे इसमें मैंने आपको। और इसको पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग इसको कहा गया। पहली बार इसको बुलाया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, और यहीं से ही भारत की पार्लियामेंट का जन्म होने लगता है आगे। दूसरा काम क्या हुआ था? जो 1833 के एक्ट में मैं आपको बताया, 1833 के एक्ट में जो सिविल सेवा में जो भारतीयों को विरोध किया था, किसने? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने। उनके लिए खुली प्रतियोगिता होने लगी, खुली प्रतियोगिता होने लगी सिविल सेवा में। लेकिन इसमें एक बाउंडेशन लगा दिया गया, जो भी सिविल सेवा की जो परीक्षा होगी वो भारत में नहीं होगी। उसको देने के लिए आदमी को कहां जाना पड़ेगा? ब्रिटेन जाना पड़ेगा, और वहीं पे ही वो परीक्षा होगी। अभी मैंने बताया आपको, जो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थी कानून बनाने वाली, इसमें 6 लोग थे गवर्नर जनरल की बॉडी में। नए 6 सदस्य जोड़े गए थे। इसमें से जो 4 सदस्य थे वो भारत के किस किस प्रांत से आते थे? एक आता था बॉम्बे, एक आगरा, मद्रास और बंगाल। तो दोस्तों यही था बस 1853 का चार्टर एक्ट, और यहीं पर कंपनी का लास्ट शासन खत्म होता है। कंपनी का शासन बिल्कुल समाप्त। अब 1858 से जो स्टार्ट होगा वो किसका शासन होगा? वो सम्राट का शासन होगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए विद डिटेल तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।